वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज पार्ट 2। तो बिल्कुल जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आज के टेस्ट में क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज हमारा डे 2 है जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनरी और इकोनॉमिक्स में फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चंस बिल्कुल जेकेएसएसबी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से रहने वाले हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट उठा लो। इसी हिसाब से आपको 9:30 बजे रात को टेस्ट होगा। हर एक टॉपिक का यहाँ पर मेंशन किया है। दोनों सब्जेक्ट को इकट्ठे लेकर चलना है। 10-10 क्वेश्चन दोनों सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। कल का जो टेस्ट होने वाला है टेबुलेशन कंपाइलेशन ऑफ डाटा आपका स्टैटिस्टिक्स से और इकोनॉमिक्स से आपका थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इन डिफरेंस कर्व पे रहेगा। जो भी इसमें हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं या कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स देखना चाह रहे हैं, कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, हमारी एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें हमारे 8 सब्जेक्ट फाइनेंस रिकॉर्ड असिस्टेंट के कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें 7 सब्जेक्ट के नोट्स भी कंप्लीट अपलोड कर दिए गए हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। लिस्ट 1 में क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चनरी दी है, लिस्ट 2 में मीनिंग दिया है। स्ट्रक्चर्ड अनडिस्क्रीज क्वेश्चनरी कैसी होती है? अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्क्रीज्ड, स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रीज्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिस्क्रीज्ड। जो नए एस्पिरेंट है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको लगेंगे अजीब वर्ड है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है अच्छे से, वीडियो लेक्चर कंप्लीट देखे हैं, नोट्स पढ़े हैं, उनको इजीली इसका आंसर पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर, देखो एक वर्ड है स्ट्रक्चर, उसका मीनिंग आपको बताया हमने वो क्या होता है, और अनडिस्क्रीज या डिस्क्रीज का मीनिंग क्या है इस टर्म में, इस क्वेश्चन, इस कंसेप्ट में, वो आपको क्लियर हो गया। क्लासिफिकेशन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। बताएं जल्दी से इसका आंसर क्या है। हर एक क्वेश्चन में आपने 1 मिनट लेना है, वीडियो पास करके आंसर ढूंढना है, ओके। तो आपको यहाँ पर मैं अगर बताऊं तो स्ट्रक्चर्ड अनडिस्क्रीज, स्ट्रक्चर जहां पर वर्ड आ जाए तो मतलब क्वेश्चन या ऑप्शन जो होंगे फिक्स होंगे, रेडीमेड होंगे, फिक्स, ठीक है। और जहां पर अनडिस्क्रीज आ जाए इसका मतलब समझ लेना कि पर्पस जो होगा क्वेश्चनरी का या उस क्वेश्चन का, वो जिससे पूछे जा रहा है उसको पता चल जाए, बिल्कुल क्लियर होगा, पर्पस छुपा हुआ नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब है पी का आपका जुड़ेगा सीधा रेडीमेड क्वेश्चन और ऑप्शन, प्लस इसके साथ जो रेस्पोंडेंट होगा, जो इन्फॉर्मेंट होगा, उसको नोज व्हाई इट इज आस्क्ड, उसको पता चलेगा क्यों पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड अनडिस्क्रीज, अनडिस्क्रीज वही ऊपर भी है नीचे भी, उसका मतलब पर्पस क्लियर होगा, पर्पस क्लियर होगा। ये दोनों में हिडन है, ये तो होगा नहीं, इसमें यही आएगा 4 जिसमें पर्पस, रेस्पोंडेंट, नो द पर्पस। क्योंकि अनडिस्क्रीज वर्ड जहां पर आ जाए इसका मतलब ऐसी क्वेश्चनरी है जिनके क्वेश्चंस का पर्पस क्या है पूछने का, वो रेस्पोंडेंट को पता चल जाएगा, उसका अनडिस्क्रीज जान दिखिए आपको। इधर अनस्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया ओपन है, ओपन क्वेश्चन होंगे, कोई ऑलरेडी रेडीमेड फिक्स क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आ गया स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रीज। देखो स्ट्रक्चर है लेकिन पर्पस हिडन है, यानी फिक्स है, फिक्स ऑप्शंस प्लस हिडन पर्पस। और अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड है इसका मतलब है ओपन क्वेश्चन प्लस जो है हिडन पर्पस, क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड के साथ डिस्क्रीज। क्लियर है? आंसर इसका आपका सी है। नहीं समझ आया वीडियो लेक्चर देखें, प्लेलिस्ट में आपको एप्लीकेशन पे बनी हुई है, वीडियो देखें, समझें, फिर नोट्स पढ़ें, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन टाइप्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? इनकरेक्टली यानी इन 4 पेयर में से एक गलत है, बताओ वो कौन सा है। अब आराम से वीडियो पॉज करके आंसर देख, सोचिए, समझिए, फिर आप आंसर करें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लग रहा है, ऑप्शन बिल्कुल इजी है, आसानी से आपका निकल जाना चाहिए। ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स, इसको हम ओपन एंडेड टाइप कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंट सही है, ये पेयर बिल्कुल सही है। डाइकोटमस टाइप होता है जिसमें 2 ऑप्शंस दिए हों, डू यू स्मोक, यस और नो। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें यस और नो या 2 ऑप्शन हो, उसको हम डाइकोटमस टाइप कहते हैं, ये पॉइंट भी सही है। मल्टीपल रिस्पॉन्स टाइप, चूज ओनली 1 एजुकेशनल लेवल। तो रेटिंग में देखें तो टेस्ट परफॉर्मेंस, जैसे कि रेटिंग देना, एक्सीलेंट, गुड, पुअर, तो इसका आंसर रहेगा सी, सी रहेगा, क्योंकि रिस्पांस मल्टीपल टाइप क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल रिस्पांस टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। अगर मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होता है ना, मल्टीपल चॉइस टाइप, तो वो ये ऑप्शन ठीक था, लेकिन यहाँ मल्टीपल रिस्पांस है। यहाँ पर एक चूज ओनली 1 एजुकेशन लेवल, नीचे 4 एजुकेशन लेवल, मैट्रिक्स, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, आपको एक चूज करना है, तो वो ये गलत पॉइंट लिखा है। मल्टीपल रिस्पांस में एक नहीं, एक से ज्यादा आपने चूज करना होता है, तो आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एंड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन वाज द क्वेश्चनरी फर्स्ट डेवलप्ड? क्योंकि एक अलग से टॉपिक दिया है क्वेश्चनरीज का, तो ये पता भी होना चाहिए आपको कब और किसने यह क्वेश्चनरी सबसे पहले डेवलप की थी। बताएं आप, इसका क्या आंसर रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चनरी डेवलप की गई थी स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1838 में, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सोसाइटी ऑफ लंदन इन 1838 में। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। सिलेक्ट ऑल द सिटीज यू हैव विजिटेड
जम्मू, श्रीनगर, कलकत्ता एक्सेट्रा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन बताया जा रहा है। सिलेक्ट ऑल द सिटीज़ यू हैव विजिटेड। जम्मू, श्रीनगर, कलकत्ता आपको दिया है ऑप्शन, जैसे आपके 8, 5, 6, 7, 8 ऑप्शन दिए हैं, आपको सिलेक्ट करने हैं। तो इसमें आप समझ गए होंगे, अगर आपको 7, 8 क्वेश्चन पॉइंट दिए हैं, आपको कहा जाए सिलेक्ट ऑल द सिटीज़ जिन जिन में आप गए हो, इसका मतलब हो गया क्या, किस टाइप का क्वेश्चन है। मल्टीपल चॉइस टाइप है, डाइकोटमस है, रेटिंग टाइप है, या मल्टीपल रिस्पॉन्स टाइप है। जल्दी से आंसर करें। आंसर रहेगा मल्टीपल रिस्पॉन्स टाइप। हो सकता है आप जम्मू में भी गए हो, श्रीनगर में भी गए हो, कलकत्ता में भी गए हो। मल्टीपल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चनरी होती है जिसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, मैट क्वेश्चनरी एरर। लिस्ट 1 में दिया है और डिस्क्रिप्शन आपको लिस्ट 2 में दी है। लीडिंग क्वेश्चन, एम्बिगस क्वेश्चन, डबल बैरिड क्वेश्चन, डबल नेगेटिव क्वेश्चन। बताएं। 1 मिनट आपने वीडियो पास करें, आराम से आंसर करें। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप टाइम वेस्ट करना है तो आप यूट्यूब पर सर्च करो, आपको स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अब जो लेटेस्ट पैटर्न पे कहीं पर क्वेश्चन नहीं मिलने वाले हैं। पहले के रुक के हमने भी सर्च किया, हम नहीं मिले, हमने अपने लेवल पे फिर इसको क्वेश्चन बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें, लीडिंग क्वेश्चन जुड़ेगा ये suggest the desired answer within the question itself, और एम्बिगस क्वेश्चन जुड़ेगा आपका कंटेन वर्ड दैट हैव एम्बिगस, जहाँ पर कंफ्यूजन हो, शक शुबा हो कि भाई कोई क्लियरिटी ना हो, तो उसका मतलब कंटेन वर्ड दैट हैव मल्टीपल मीनिंग। मल्टीपल मीनिंग वाले वर्ड अगर यूज़ हो जाएंगे आपके क्वेश्चनरी में या क्वेश्चन जो है, तो आप कंफ्यूज रहोगे, आपका जो क्लियर नहीं होगा वो कंसेप्ट क्या क्वेश्चन क्या है, तो एम्बिगस रहोगे। तो ये एम्बिगस क्वेश्चन आपका सीधा ए से जुड़ेगा, इसका मतलब 1 से जुड़ेगा, पी का 3, क्यू का 1, आपका आंसर रहेगा, यहीं से आंसर निकल जाएगा आपका ए ऑप्शन आंसर है। इसका मतलब बी जो है यानी डबल बेल्ट क्वेश्चन है, दैट जॉइन विद द आस्क्ड 2 डिफरेंट थिंग्स बट अलो ओनली 1 आंसर। 2 चीज़ें पूछी हैं, अलो किया है आपको, आंसर एक ही करना है, तो इसको हम डबल बैलेंस्ड क्वेश्चन कहते हैं। डबल नेगेटिव क्वेश्चन होता है यूजेस द कंफ्यूजिंग फ्रेजेस लाइक डू यू, अपोज, नॉट अलोइंग। तो ये चीज़ जो है डबल नेगेटिव क्वेश्चन में आती है, तो यहाँ पर आंसर ए रहेगा। अगर आपको नहीं समझ आया, एक बार फिर से बता दूं, लीडिंग क्वेश्चन आप समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन जो खुद सजेस्ट कर रहा हो कि डिजायर आंसर क्या है उनको चाहिए। एम्बिगस क्वेश्चन जहां पर मल्टीपल मीनिंग्स शो हो रहे हैं किसी वर्ड के। डबल बैड होता है जहां 2 क्वेश्चन इन 1, एक ही क्वेश्चन में आपको 2 चीज़ें पूछी जा रही है और आंसर करने के लिए आपको एक ही बताया है कि एक ही आंसर करना है। डबल नेगेटिव जहाँ पर कन्फ्यूजिंग फ्रेजेस दिए हों, तो ये आप वर्डिंग्स याद रख लो। क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू एवेलुएट अ प्रोडक्ट एज एक्सीलेंट, यानी एक क्वेश्चनरी है, उसमें क्वेश्चन में जिसको पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी जो रिप्लाई करेगा उसको रेस्पोंडेंट या इन्फॉर्मेंट कहते हैं, उससे कहा जाए कि आप अपना जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसको कहा जाएगा आप अपना आंसर जो है वो एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, मॉडरेट, पुअर, इसमें रैंकिंग करके बताओ। यानी आप रैंकिंग नहीं मैं कहूँगा, रेटिंग भी नहीं कहूँगा, जो भी आप आंसर खुद बताना क्या है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड, पुअर, मॉडरेट, पुअर, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग यूज्ड। क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है ये, रैंकिंग टाइप है, रेटिंग टाइप है, ओपन एंडेड टाइप है, मल्टीपल रिस्पांस टाइप है। तो ये जो है ये रहेगा आपका रेटिंग टाइप क्वेश्चन, तो बी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ क्वेश्चनरी व्हाट इज द आइडियल फ्लो ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चनरी बनाते वक्त, कंस्ट्रक्ट करते वक्त एक आइडियल फ्लो क्या होना चाहिए क्वेश्चंस का, फ्रॉम स्पेसिफिक क्वेश्चन टू जनरल क्वेश्चन, यानी पहले जैसे अगर 10 क्वेश्चन पूछने हैं, पहले स्पेसिफिक क्वेश्चन हों, फिर कुछ बाद में जनरल क्वेश्चन हो, या पहले जनरल क्वेश्चन हों बाद में स्पेसिफिक क्वेश्चन लाए जाएँ, पूछे जाएँ क्वेश्चनरी जब भी बनाई जाए। सेंसिटिव क्वेश्चन पहले लाए जाएँ, फॉलोड बाय द जनरल क्वेश्चंस। मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस पहले रखे जाएं और ओपन क्वेश्चंस बाद में रखे जाएं। थोड़ा सा दिमाग लाना है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो ना अगर आप क्वेश्चन, फिर भी आपकी कॉमन सेंस भी आंसर दे सकती है कि जब भी कोई अगर किसी से कोई सवाल जवाब करने जाए तो पहले वो बेसिक से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चनरी में आप 10 क्वेश्चन ले जा रहे हो बनाकर, ये पूछने हैं, किसी मेल कर रहे हैं, कोई भी मैथड अपना रहे हो डाटा कलेक्शन के लिए, तो आप पहले जनरल क्वेश्चन ही लोगे, बाद में स्पेसिफिक क्वेश्चन लिए जाएंगे, तो आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 आपके सामने है, स्ट्रक्चर्ड, देखो ये क्वेश्चन पढ़ाया था, अब भी मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन था, चेक कर रहा हूं मैं आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। स्ट्रक्चर और डिस्क्वीज क्वेश्चनरी जो होती है, स्ट्रक्चर डिस्क्वीज क्वेश्चनरी प्रोवाइड फिक्स्ड ऑप्शंस टू द रिस्पोंडेंट बट द रियल पर्पस ऑफ द क्वेश्चन इज हिडन। थोड़ी देर मैंने आपको पहले कहा था स्ट्रक्चर का मतलब क्या है और अनडिस्क्वीज का मतलब क्या है। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है,
स्ट्रक्चर का मतलब होता है फिक्स्ड ऑप्शंस, क्लियर, आधा पॉइंट सही है। डिस्क्रीज का मतलब होता है पर्पस, अनडिस्क्रीज का मतलब होता है पर्पस जो क्वेश्चन का रिस्पोंडेंट के लिए सामने होगा, छुपा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल उसको पता होगा। यहाँ पर डिस्क्रीज है तो लिखा है रियल पर्पस इज हिडन, डिस्क्रीज में हिडन, ये ठीक है, बिल्कुल क्लियर। अनस्ट्रक्चर्ड डिस्क्रीज्ड, क्वेश्चनरी प्रोवाइड नो फिक्स ऑप्शन, यहाँ तक बात सही है। अनस्ट्रक्चर है तो फिक्स ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है, ये बात सही है। एंड क्लियरली टेल द रिस्पोंडेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव द सर्वे, डिस्क्रीज केस में रिस्पोंडेंट को क्लियरली नहीं पता चलता क्या पर्पस है, तो ये आधा पॉइंट यहाँ गलत लिखा है तो ये ऑप्शन ही कट जाएगा, गलत हो जाएगा। आंसर आपका रहेगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट द स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, सी आपका आंसर रहेगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर रिगार्डिंग द क्वेश्चनरी कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चनरी बनाते वक्त आपको क्या चीजें देखनी होती है, उसी के पेयर एक क्वेश्चन है, 4 पेयर दिए हैं, एक पेयर जो है वो इनकरेक्ट है। लोकल अरेंजमेंट help induce spontaneous replies, simple and short, questions should be unambiguous, sensitive information should be asked directly at the very beginning, covering letter assure the respondent about their secrecy। जब भी क्वेश्चनरी बनाई जाए या भेजी जाए मेल के थ्रू या रिस्पोंडेंट किसी एजेंट के थ्रू, तो उस केस में कवरिंग लेटर होना ज़रूरी है। सिंपल और शार्ट टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, तो उसमें कोई एम्बिगस यानी कोई सिंपल क्लियर मीनिंग वाले क्वेश्चन होने चाहिए। लॉजिकल अरेंजमेंट होनी चाहिए उसकी, ताकि वो जो है रिप्लाई करने वाला आसानी से रिप्लाई कर सके। लेकिन सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शुड बी आस्क्ड डायरेक्टली एट द बिगिनिंग, ये पॉइंट गलत है, आंसर आपका सी रहेगा, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, और मैं एक चीज़ पहले ही बता दूं, मैं जल्दी साथ साथ में बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को इससे आंसर ढूंढने में आसानी हो जाती है। वीडियो क्वेश्चन सामने आते ही वीडियो पॉज करके आप खुद इसको सॉल्व करें, फिर जब मैं बोलूँगा उससे थोड़ी आपको रिवीजन हो जाती है। अगर मैं बोलूँ साथ में आप सॉल्व करोगे वो तो आपको हिंट मिल जाती है, तो फिर आंसर आपका निकल आता है, ठीक है। ये बात याद रखना, जब क्वेश्चन सामने आ जाए वीडियो रोक के पॉज करें और फिर उसका आंसर निकालें, फिर वीडियो चलाएं। आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच, 4 पेयर हैं, इनमें से 3 गलत हैं, 1 सही है। करेक्टली मैच पेयर रिगार्डिंग द क्वेश्चनरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इंटरव्यूअर एडमिनिस्टर्ड द रिस्पोंडेंट फील्स इट अलोन एट होम। सेल्फ एडमिनिस्टर्ड possible even if the absence of the interviewer. Mail survey, interviewer must be present via video call. Telephone survey, respondent receive a physical paper। देखो क्या बिल्कुल सिंपल है, आप कोई एस्पिरेंट सोचिए यार ये क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे टेलीफोन सर्वे में टेलीफोन कॉल से ही इंफॉर्मेशन ली जाती है, पेपर कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेल सर्वे में मेल भेजना है और रिप्लाई करने वाला भी मेल ही करेगा, वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्टर जो सर्वे होता है, इसमें पॉसिबल इवन इफ इन एब्सेंस ऑफ द इंटरव्यू, और इंटरव्यू एडमिनिस्टर द रिस्पोंडेंट फील्स इट अलोन एट होम। तो इस केस में आपका सिंपली जो करेक्टली मैच रहेगा वो है आपका, बताएं कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ एडमिनिस्टर में रहेगा पॉसिबल इवन इन एब्सेंस ऑफ द, वो सेल्फ एडमिनिस्टर जो क्वेश्चनरी होगी जिसमें वो बंदा उस वक्त नहीं भी होगा इंटरव्यू लेने वाला, वो खुद भर के ही दे देगा, सिंपल सी बात है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, यानी किसी को क्वेश्चनरी दे दी वो भर के दे देगा। अब इंटरव्यू लेने वाला हो वहाँ पर वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हमारे 10 क्वेश्चंस आएंगे इकोनॉमिक्स पे, 10 क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स पे हो चुके हैं। इकोनॉमिक्स का आपका पहला क्वेश्चन है और ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको पहले ही पता है, टाइम हमने बताया हुआ है शेड्यूल आपको। आज का टेस्ट जो है इकोनॉमिक के फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे रहने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो ये तो पहले ही पता है, ये पहले ही अगर मीनिंग आपको क्लियर नहीं है तो फिर कंसेप्ट का क्या फायदा, ठीक है। फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंस क्या है वो बताएं आप, जल्दी वीडियो पास करें और आंसर बताएं। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फिजिकल पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक व्हाइल मॉनेटरी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। गलत। फिजिकल पॉलिसी डील्स विद द टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग व्हाइल मॉनेटरी पॉलिसी डील विद द इंटरेस्ट रेट एंड द मनी सप्लाई। देखो ऊपर जो पहला ऑप्शन था ना, इसमें उल्टा कर दिया था, इधर का उधर हो गया था ऐसे। फिजिकल इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट एंड मॉनेटरी इज कंट्रोल्ड बाय बैंक। सेंट्रल बैंक मीन्स अभी हमारे यहाँ आरबीआई है। फिजिकल पॉलिसी ये वाला पॉइंट जो है, फिजिकल पॉलिसी डील्स विद टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो डील करता है इंटरेस्ट रेट मनी सप्लाई पर। ये पॉइंट सही है, हमें क्या ढूंढना है, बेस्ट डिस्क्राइब, तो यही आंसर रहेगा। सिंपली यही बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है आपका डिफरेंस फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का। आंसर आपका बी ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, इफ द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, इकोनॉमी में रिसेशन आ गया, एंड द गवर्नमेंट वांट टू स्टिमुलेट द ग्रोथ, गवर्नमेंट ग्रोथ बढ़ाना चाह रही है, विच एक्शन रिप्रेजेंट एन एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी।
एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में क्या एक्शन लेगी गवर्नमेंट जब इकॉनमी में रिसेशन आ जाए, बताएं। तो यहाँ पर इस केस में जो एग्जैक्ट इसका ऑप्शन बनता है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को रिड्यूस किया जाएगा इस केस में। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द रेपो रेट इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट क्या, अगर आपने अच्छे से वीडियो लेक्चर्स देखे, नोट्स पढ़े, तो रेपो रेट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रेपो रेट क्या होता है? द रेट एट विच कमर्शियल बैंक, जो छोटे बैंक होते हैं, लेंड टू द पब्लिक। द रेट एट विच सेंट्रल बैंक जैसे कि आरबीआई है, लेंड शॉर्ट टर्म मनी टू द कमर्शियल बैंक, उस पर जो टैक्स लगता है वो रेपो रेट होता है। क्या? द टैक्स रेट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट टू कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट कीप इन कैश विद देमसेल्फ। बिल्कुल क्लियर मैंने आपको ये चीजें समझाई हैं। रेपो रेट यहाँ पर आंसर रहेगा इसका। द रेट एट विच जो बड़ा बैंक होता है छोटे बैंक को पैसे देता है, उस पर जो इंटरेस्ट लगता है उसको हम रेपो रेट कहते हैं। यहाँ पर आंसर बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, मैच द टाइप ऑफ डिफिसिट इन कॉलम 1 और विद द करेक्ट फार्मूला इन कॉलम 2। ठीक है, रेवेन्यू डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, प्राइमरी डिफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट। वीडियो रोके, 1 मिनट ले इस क्वेश्चन के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, 1 मिनट ले, आराम से आंसर करें। आई होप आपको आंसर इसका मिल गया होगा। यहाँ पर अगर आपको बताएं आंसर इसका क्या रहेगा, रेवेन्यू डिफिसिट आपका जुड़ेगा, रेवेन्यू डिफिसिट जो है वो जुड़ेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से। रेवेन्यू रिसिप्ट को निकाल दो, आपका रेवेन्यू डिफिसिट आएगा। और फिस्कल डिफिसिट आपका रहेगा टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर दो टोटल जो नॉन ब्रोइंग रिसिप्ट्स हैं, तो आपका फिस्कल डिफिसिट आएगा। और प्राइमरी डिफिसिट होता है आपका यहाँ पर, फिस्कल डिफिसिट में से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेमेंट्स, तो आपका प्राइमरी डिफिसिट निकल आएगा। और अब जो है रेवेन्यू डिफिसिट से भी आगे बढ़कर इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट अब निकाल रहे हैं। यहाँ पर इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट की बात करें तो ये जुड़ेगा, जो रेवेन्यू डिफिसिट है उसमें से ग्रांट टू जो स्टेट्स को ग्रांट्स दिए हैं उसको भी माइनस कर दो, तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिसिट निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन का इस हिसाब से अच्छा क्वेश्चन था ये, इसका रहेगा आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15, और जिन एस्पिरेंट को समझ नहीं आ रहा है आपको बताऊंगा, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे दिया है, अब वहाँ पर विजिट करें। चार्जेस की बिल्कुल टेंशन नहीं यहाँ पर लेनी है आपको, ओनली 150 रुपीज़ जो कि मिनिमम चार्ज है, क्योंकि टीम वर्क भी होता है। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट, इवन दो आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सभी चीज़ें आपको वहाँ पर एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। चार्जेस 150, ओनली 150, 1500 नहीं मैं कह रहा हूँ, 150 सिर्फ। और क्वालिटी आपको खुद पता चल जाएगी, समझ भी आपको बिल्कुल अच्छे से आएगा। अगर किसी को बेकार लगा तो आप व्हाट्सअप नंबर आपको मैं लगभग हर वीडियो में देता हूँ, आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, आपको 150 रुपीज़ आपके बिल्कुल इज्जत के साथ वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो है जिनको समझ नहीं आ रही, इधर उधर भटक रहे हैं, तो एक जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएँ और अच्छे से आपको चीज़ें समझ भी आ जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको और आप सोचिए कि बिल्कुल IAS लेवल तक हम इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप वो अपने लेवल पे भी पढ़ सकते हैं। हालांकि हमने जितना पढ़ाया है, अब GKS में जितना पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से ही पढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जल्दी बताएं। When the central bank perform open market operations by selling government securities, what is the intended effect on the economy? तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब RBI या कोई भी सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, जिसमें गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको बेचा जाता है। तो इसमें आपको बता दें, इट्स अ कैश आउट ऑफ इकोनॉमी डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई। इस केस में मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी, पूरी जो इकोनॉमी में कैश है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड देयर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट। क्या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन बजट को प्रेजेंट करती है? पेयर है, ये पेयर हैं, पेयर बताने कौन से कितने करेक्ट है, कितने यस नीचे आपको बताना 1 2 3 में से कितने करेक्ट हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है, टारगेटिंग द इन्फ्लेशन थ्रू द इंटरेस्ट रेट। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है, डिटरमाइनिंग द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो, एक्सचेंज बोर्ड का स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR पे तो कोई यहाँ पर काम नहीं है, ये वाला पॉइंट बिल्कुल गलत है। और पहले दोनों पॉइंट सही हैं, आपका पेयर 2 पेयर करेक्ट आंसर रहेगा बी, 2 पेयर करेक्ट। वीडियो आप पहले ही पास कर लें, पहले कह रहा हूँ वीडियो पास करें, आप तसल्ली से आप आंसर सोचें, फिर आप इसको आंसर करें, फिर वीडियो चलाएं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। कॉलम 1 में आपको कुछ मॉनेटरी टूल्स दिए हैं, कॉलम 2 में उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट, CRR, SLR क्या होता है। बैंक रेट की बात करें तो
बताएं बताएं जी क्या रहेगा आपका आंसर। बैंक रेट इज द रेट एट विच द लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई टू द बैंक। और रेपो रेट होता है, रेपो रेट इज शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडेड बाय आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पूरा डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ इसमें एग्जैक्ट जो है, अगर आपको ये सारी चीज़ समझनी है, जो हमारी वीडियो लेक्चर है नेशनल इनकम पे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वहाँ पर ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल क्लियर। और वही नोट्स में वही पार्ट में आप देखना, ये सारे जितने भी मॉनिटरी टूल्स हैं वहाँ पर आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगे। CRR की बात करें तो CRR आपका यहाँ पर जुड़ेगा, CRR जुड़ेगा कैश केप्ट विद आरबीआई विदाउट अर्निंग इंटरेस्ट, जो आरबीआई को रखनी है। SLR होता है लिक्विड एसेट, जैसे कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केप्ट विद बैंक देमसेल्फ, जो बैंक में रखने ही रखने हैं उन्होंने, उसको SLR कहते हैं। ये सारे मैं आप यहाँ नहीं समझाऊंगा, आपको वीडियोस में समझाया हुआ है सारा। तो आंसर इसका रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सपेंशनरी एंड कंट्रैक्शनरी। दोनों टाइप की जो आपको पॉलिसीज हैं बताई है हमने, बिल्कुल समझाई है अच्छे से। तो यहाँ पर आप इस वीडियो पास करें, इसको देखें अच्छे से। 4 स्टेटमेंट दी हैं, आपने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसीज अडॉप्टेड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। एक्सपैंड जो है ना, एक्सपेंशन बढ़ाना, मनी सप्लाई को इस केस में बढ़ाया जाता है। इस केस में मनी सप्लाई का याद रखना, मनी सप्लाई एक्सपेंशनरी में बढ़ाया जाता है, कंट्रैक्शनरी में कम किया जाता है, ये याद रखना आपको। पहला पॉइंट जो है आपका ये गलत रहेगा। कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की बात करें, कंट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इन्वॉल्व इंक्रीज इन टैक्स एंड रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये बात सही है। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी की बात करें, टिपिकली यूज ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक स्लो डाउन और रिसेशन हो जाए, उसमें वक्त हम एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करती है हमारी इकोनॉमिक्स। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज्ड व्हेन डिमांड इन इकोनॉमी इज एक्सेसिव। डिमांड देखो, अब कंट्रैक्शनरी में हमने कहा था एक्सपेंशनरी, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी में हमने कहा था मनी सप्लाई का, एक्सपेंड में मनी सप्लाई बढ़ेगी, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई कम होगी। तो पॉइंट नंबर 4 ऐसे घुमाना होता है क्वेश्चन को समझने के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं आता है, बात बता रहा हूँ। आप सोचो बुक्स में जो लिखा है, नोट्स में जो लिखा है, डायरेक्ट वही छापा हुआ आ जाए, आपको समझना है कंसेप्ट। कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आपको कहा था मनी सप्लाई को कंट्रैक्ट कम किया जाएगा। जब डिमांड, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे यूज्ड व्हेन डिमांड इन द इकोनॉमी इज एक्सेसिव, डिमांड जब बढ़ जाए ना तो मनी, तो इसमें भी ये भी इकोनॉमी के लिए खराब है। तो इसमें हम पैसा देखो, डिमांड तो तब होगी जब पैसा ज़्यादा होगा, पैसा को कम करो तो डिमांड खुद कम हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर इसका रहेगा 2, 3, 4, दैट इज आंसर सी रहेगा आपका। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिस्कल पॉलिसी CRR एंड इंडियन बजट के बारे में क्वेश्चन बनाया गया है यहाँ पर। फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज प्राइमरली मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बताओ कैसा है, बताओ। द कैश रिजर्व रेशियो जो होता है CRR इज द पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट दैट कमर्शियल बैंक मस्ट केप्ट एज कैश विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन विच नो इंटरेस्ट इज पेड। इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो आरबीआई के पास रखना ही रखना है उन्होंने कैश में। क्या ये बात सही है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, यूनियन बजट जो होता है, इज मैंडेटेड अंडर द आर्टिकल 110 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट? पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फिस्कल पॉलिसी मैनेज बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई में रखना ही रखना है कंपलसरी, विदाउट इंटरेस्ट पे, उसको CRR कहते हैं, ये मेंटेन रखना ही होता है। तीसरा है आर्टिकल कौन से में मेंशन है, यूनियन बजट तो 112 में मेंशन है, 10 में नहीं, ठीक है। ये पॉइंट गलत दिया है, आंसर आपका रहेगा 1 और 2, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट एंड देयर फंक्शन। मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट आपके ये टूल्स हैं, रिजर्व, रेपो रेट, CRR, बैंक रेट। मेरे ख्याल से क्वेश्चन अभी आपको आ जाना चाहिए, पिछले 10 क्वेश्चन में इन्हीं के बारे में हम बात भी की है बहुत बार। तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। और इसका आंसर करने के साथ साथ आप कमेंट में, मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अगर ये चाहते हो सीरीज कंटिन्यू रहे, कमेंट में अपना स्कोर खुद ज़रूर लिख के जाएँ। जितना स्कोर है, आपने कोई टाइम नहीं लगाना, आपके 12 स्कोर है 12 लिख दो, 15 है तो 15 लिख दो, बस इतना। आउट ऑफ कितना है वो ज़रूरी नहीं, आपको पता है 20 में से ही है, जितना आपको 1 सेकंड लगेगा जल्दी से लिखने में, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, एटलीस्ट 500 लाइक होने चाहिए, हमें पता चले ये सीरीज आपको अच्छी लगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताएं क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें ओनली ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्टली मैच। अगर हम बात करें तो पहला ही पॉइंट इसमें करेक्टली मैच है, बाकी तीनों करेक्टली मैच नहीं हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही है स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, जीके नहीं समझ आ रहा है, हमारी एप्लीकेशन पर विजिट करें, वहाँ पर कंप्लीट
थ्योरी लेक्चर्स हैं, थ्योरी लेक्चर्स पहले देखने हैं, फिर उसके बाद नोट्स का PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर नोट्स पढ़ने हैं, साथ में सेक्शन वाइज टेस्ट दिए हैं वो देने हैं। यही एक सीक्वेंस होती है पढ़ाई करने की, और ये टाइम भी बहुत कम है, आप मेहनत करो। अभी फिलहाल जो आपका हमने ये शेड्यूल दिया है आपको स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का, इसको फॉलो कर लो। 12 दिन की बात है, 12 दिन आपको अच्छे से तैयार कर लो। 20 नंबर की बात है, 2 सब्जेक्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, विजिट कर सकते हैं। और वीडियो में जो आप आते हो तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके कमेंट करके अपना स्कोर बता दिया करो, हमें इतना पता चलता है कि आप लोग एंड तक वीडियो देखते हैं और 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।